नमस्ते, श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से मैं दीक्षा चौहान आज आपके लिए लेके आई हूँ HPAS जनरल साइंस सीरीज़ का लाइट पार्ट 4। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमिनन इन विच waves such as light traveling from denser medium to less dense medium is completely reflected back to the same medium instead of being refracted। तो हम डिस्कस कर चुके हैं लाइट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग। तो जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके वो देख ले पहले। तो अब हमने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। पर अगर वो किसी एंगल पे रिफ्रैक्ट करती है, तो अगर कोई लाइट अगर सीधा यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है तो सीधा वो दूसरे मीडियम में जाएगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा। तो हम अगर ये ना सोच के हम देखें कि पानी से एयर में आ रहा है, डेंसर मीडियम हमने डिस्कस किया था। डेंसर मीडियम क्या होता है? जहाँ पे पार्टिकल्स की पैकिंग नज़दीक होती है, मतलब वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, और जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर पैक्ड है उसको बोला रेयरर मीडियम। तो एयर, हवा में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, वो रेयरर मीडियम। पानी ले लेते हैं डेंसर मीडियम। तो मान लीजिए पानी से आपकी रे बाहर जा रही है, अगर ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है इस सरफेस पे तो कोई बेंडिंग नहीं होगा, सीधा 90 पे ये निकल जाएगी। उसके बाद अगर इसे किसी एंगल पे इंसिडेंट करवाओ सरफेस के, तो ये नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री का, जिसमें ये बनेगा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो रे ऑफ लाइट जो होगी वो क्या करेगी? वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्चुअल पाथ इसका था ये, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाएगी थोड़ी। अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम अगर बढ़ा देंगे, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया हमने, आई को थोड़ा इससे ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ था ये, बेंडिंग थोड़ा आगे जाके हो जाएगा। तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका बढ़ रहा है जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप थीटा सी, मतलब इस एंगल की, कोई एंगल बोल देता है इसको, इसके बराबर कर दो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इसके बराबर कर दोगे तो क्या होगा? जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, एक्चुअल में इसको जाना याद था, पर ये बेंड हो जाएगा। और कितना बेंड हो जाएगा कि ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का बनाएगा एंगल, मतलब ये बिल्कुल सरफेस पे ही पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसा एंगल जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ? द एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे हो रहा है यहाँ पे, उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इससे ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हम एंगल को बढ़ा दे थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जब एंगल आपका देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बढ़ा देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब ये पैरेलल नहीं होगी, ये पैरेलल नहीं आएगी, यहाँ से थोड़ी ज़्यादा बेंड हो जाएगी। अब देखो एक मीडियम से इसी मीडियम में वापस आ गया। तो जब लाइट वेव एक मीडियम से जाके उसी मीडियम में वापस आता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हो रहा है। यहाँ पे सारा रिफ्रैक्शन हो रहा था, पर क्रिटिकल एंगल से ऊपर जब आपने थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो रिफ्लेक्शन होके वहीं उसी मीडियम में वापस आ गया है रेज। तो इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारी की सारी जो लाइट थी वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गया बैक उसी मीडियम में। तो इट इज़ अ फिनोमिनन जहाँ पे लाइट क्या होगा, ज़्यादा डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जब जा रहा होगा तो पूरा का पूरा उसी मीडियम में वापस आ जाए वो रिफ्लेक्ट होके। अब ये आपके पास में है कंडीशंस। रिफ्लेक्शन हर बार नहीं होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस है जो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले व्हेन द लाइट अप्रोचेस द ग्लास डेंस मीडियम फ्रॉम
लेस डेंस मीडियम फ्रॉम मोर डेंस मीडियम। तो क्या होगा, जब ज़्यादा डेंस मीडियम से लाइट लेस डेंस मीडियम में आ जाए, वाटर ज़्यादा डेंस है, यहाँ से लाइट ट्रेवल करनी चाहिए लेस डेंस मीडियम में, एयर लेस डेंस मीडियम है, मतलब हमेशा वाटर से एयर या फिर ग्लास से वाटर या फिर ग्लास से एयर, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट को ट्रेवल करना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द इंसिडेंस एंगल इज लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। ये अभी हमने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ऊपर होना चाहिए, उसी एंगल के बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है आपको मालूम है, मान लो एक मीडियम है जहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है, ये वाटर है, अगर ये एयर होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ले लो N1 और इसका N2 ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ से लाइट जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इस पे क्रिटिकल एंगल पे जब देखेंगे हम तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, थीटा। तो एट क्रिटिकल एंगल पे आप देखोगे, अगर हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, N इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R, साइन I साइन R, ये अपॉन में होता है, स्नेल्स लॉ ने हमें ये बताया था। तो N इक्वल्स टू साइन I कितना होगा, यहाँ पे मालूम नहीं, इंसिडेंस एंगल कुछ होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा। तो देयर आर सम कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस है जो पूरी होनी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहली है व्हेन द लाइट अप्रोचिंग द लेस डेंस मीडियम फ्रॉम द मोर डेंस मीडियम, मतलब लाइट जो है वो ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रेवल कर रहा होना चाहिए। वाटर अगर आपके पास ज़्यादा डेंसर है, एयर आपके पास लेस डेंसर है, मतलब रेयरर मीडियम है, तो या तो लाइट वाटर से एयर में आ रहा हो, या फिर ग्लास से एयर में आ रहा हो, या फिर ग्लास से वाटर में आ रहा हो, तो ज़्यादा डेंस से कम डेंस मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए लाइट। तो मान लो ये लाइट यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो एक पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ये क्रिटिकल एंगल होगा जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो R यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और I यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हो गया। इस पॉइंट की जब हम बात करें तो क्या आएगा, साइन I। अब हमने ये पढ़ा है, स्नेल्स लॉ ये बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ में क्या बोलता है, साइन I अपॉन साइन R, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मतलब रेयरर मीडियम का ले लो इसको, और इसका ले लो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आ जाएगा आपके पास। रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर लिया है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपके पास 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब होता है, तो इसको 1 रख देंगे। और साइन I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा, तो क्रिटिकल एंगल पे साइन C ले लो, और साइन R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, और यहाँ पे आ गया म्यू B, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से साइन C इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B आ गया। ये आ गया आपके पास में क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको मीडियम के मालूम है, आप निकाल सकते हो क्रिटिकल एंगल क्या होगा उस मीडियम में, मतलब ऐसा कितना डिग्री का एंगल बनेगा उस मीडियम में कि ताकि सारी की सारी लाइट वहीं पे वापस आ जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हो जाए। तो देखो यहाँ से हमने कुछ रिलेशनशिप निकाले हैं टेबल में, इसको यूज़ करके
अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है 1.33 होता है, तो इसका यूज़ करके हमने निकाला क्रिटिकल एंगल जो होता है 48.75 वाटर का। तो वाटर से अगर लाइट को पूरा का पूरा वापस आना है तो आपके पास में उसका क्रिटिकल एंगल कितना चाहिए होगा, ये वाला एंगल कितना चाहिए होगा 48.75। उसके बाद अगर ग्लास हो गए, दो टाइप के ग्लास है, क्राउन ग्लास, डेंस फ्लिंट ग्लास, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल कम होता जाएगा। ये आपको यहाँ से देख के मालूम पड़ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि, तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो इसीलिए देखो जैसे जैसे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है एंगल घट रहा है। उसके बाद आया डायमंड, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 और क्रिटिकल एंगल जो ये बनाता है वो किस डिग्री पे बनाता है 24.41 या 24 डिग्री हम ले लेते हैं इसको। तो ये कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके बहुत सारे यूज़ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर आपने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, किसी मैसेज को आपने विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना है ताकि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके उस मैसेज के साथ, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स आप यूज़ करते हो। जैसे बिकॉज द एंगल ऑफ जनरेशन बाय इनकमिंग बीम इज हायर देन क्रिटिकल एंगल, ये अब इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर होता है। सबसे अंदर कोर होता है, उसमें सबसे अंदर कोर होता है, फिर क्लैडिंग होता है। उसके बाद क्लैडिंग का काम होता है कि ये इस डिग्री पे, एक ऐसी डिग्री पे उसको रिफ्लेक्ट करवाता है कि क्रिटिकल एंगल बन जाए। क्रिटिकल एंगल बन जाए तो जितनी भी लाइट यहाँ से जाएगी अंदर क्लैडिंग पे वो सारी की सारी स्ट्राइक करेगी जब, तो ये पूरा क्रिटिकल एंगल बनाएगा ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और लाइट इस तरह से यहाँ पे भी ये क्या करेगा, टोटल इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देगा ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए यहाँ से भी। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी विदाउट एनी लॉस, जितनी यहाँ से लाइट गई थी उतनी पूरी की पूरी लाइट आगे इसमें जाती रहती है ऑप्टिकल फाइबर में। इस तरह से ट्रेवल यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इंसिडेंस लाइट जा रही है यहाँ से जाएगी, ये एंगल बनेगा एक जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, आई से बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से बड़ा होगा। उसके बाद पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी पूरी वापस, यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरी वापस, तो पूरी इंफॉर्मेशन इसलिए विदाउट एनी लॉस पहुँच जाती है। और ये कैसा होता है, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। रिवोल्यूशनाइज द स्पीड विद विच सिग्नल्स आर कैरिड अक्रॉस द सिटीज नेशन, एक सिटी से दूसरी सिटी, नेशन से नेशन में भी, बल्कि अक्रॉस द कंट्रीज भी, बल्कि ये क्या कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन वन ऑफ द क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। तो ये सबसे क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें याद रखना है कौन सा फिनोमिनन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होता है। फिर आपके पास आता है मिराज, जिसको मिरिचिका बोलता है शायद हिंदी में। तो मिराज होता है जब डेजर्ट में जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है ना, तो धूप में बहुत, सूरज में आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है पानी है आगे। अब जैसे जैसे नज़दीक जाते हो वो गायब हो जाता है, वो पानी नहीं होता, वहाँ पे कोई पेड़ होगा या पत्थर होगा या घर होगा, कुछ होगा जिसकी आपको लगेगा कि उसकी परछाई से पानी दिख रहा है, तो वो मिराज का फिनोमिनन होता है। वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें अगर यहाँ पे कोई खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है जो देख रहा है, अब ये आपको मालूम है डेजर्ट है, डेजर्ट में सैंड जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है गर्मियों में, तो जैसे सूरज होगा तो ये बहुत गर्म हो जाएगी। इसके पास वाली जो नीचे वाली लेयर होगी ये कैसी होगी, ये हॉट एयर होगी, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी इसके नज़दीक। ऊपर वाली लेयर में ठंडी ठंडी एयर हो जाएगी, ऊपर जाते जाते ठंडी होती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे हॉट एयर है, उसके ऊपर थोड़ी कम हॉट है और ऊपर जाके कोल्ड एयर है। तो जब यहाँ से लाइट आ रही है ना, यहाँ से लाइट आ रही है, जब ये नीचे की ओर आ रही होगी लाइट, तो ये कैसे होता है, मीडियम चेंज करते रहते हैं। हॉट एयर में आपको मालूम है कि पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो भागते रहते हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो एक दूसरे से दूर दूर डिस्टेंस पे होता है। अब कोल्ड एयर में क्या होगा,
कोल्ड एयर में उनके पास कम एनर्जी है तो वो शांत रहना पसंद करते हैं और वो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो कोल्ड एयर में पार्टिकल नज़दीक है, हॉट एयर में पार्टिकल दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो मीडियम्स बन गए जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया तो रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होते होते ये पूरा आता है, रिफ्रैक्शन होगा जैसे जैसे, अब यहाँ से रिफ्रैक्शन होता जाएगा, लाइट बैंड होती जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती जाएगी, इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पे जब इंसिडेंट एंगल बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, जब क्रिटिकल एंगल थीटा से इंसिडेंट एंगल बड़ा हो जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हो जाएगा और ये लगेगा कि पूरा का पूरा पेड़ जो है इसकी परछाई नीचे से आती दिखेगी, उसको पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका जो लाइट आएगा पूरा रिफ्लेक्ट होकर आँख तक पहुँचेगा। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये पूरा पेड़ नीचे की तरफ है और पानी की फॉर्म में वो दिखेगा उसको। तो ऐसे मिराज का फिनोमिनन होता है। फिर नज़दीक आते आते उसको दिख जाता है कि ये पेड़ था जो मुझे दूर से पानी दिख रहा था, है ना। फिर दूसरा इसका यूज होता है डायमंड्स में। तो डायमंड आपको पता है कितने शाइनी होते हैं, तो शाइनी कैसे होता है वो भी इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब हमने अभी पढ़ा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका क्रिटिकल एंगल उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कितना होता है, 24.42 डिग्री समथिंग ऐसा था। तो 24 समझ लो, 24 डिग्री जो होता है वो इसका क्रिटिकल एंगल होता है। तो अब क्या होगा, जब क्रूशियल एंगल फॉर द बीम ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम अ डायमंड टू एयर इज जस्ट 24 डिग्री, तो बिल्कुल 24 डिग्री, इतने छोटे से एंगल की ज़रूरत है इसको क्रिटिकल एंगल के लिए, क्योंकि ये कैसा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। हमने अभी देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, मतलब उल्टा होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है डेंसिटी की वजह से, तो इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। बस इतना सा ही एंगल चाहिए है बना, इतना सा एंगल चाहिए कि रे इतना सा ही एंगल बना दे और वो क्या टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो इसकी शेप होती है। उसकी शेप को इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें ही वो रे पूरी की पूरी इसके अंदर ही घूमना शुरू करती है और पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके सारी रेज, देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, ये जितनी गई उतनी पूरी निकल के आई बाहर। तो ये क्या होता है, डायमंड कट इन सच अ वे, इस तरह से डायमंड को काटा जाता है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पेनिट्रेट्स देम इट इज सब्जेक्टेड टू एंटायर इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा सारे बीम को। इस तरह से काटा जाता है मल्टीपल फेसिस से, इस फेस से पहले फिर इस फेस से, तो इस तरह से अलग अलग फेसिस काटे जाते हैं इसके, हर तरफ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द फेस लेस देन 24 डिग्री, लाइट शाइन थ्रू मेकिंग द डायमंड लुक ब्रिलियंट, इसीलिए लाइट हमें दिखती है बाहर निकलते हुए, मेकिंग द लाइट डायमंड ब्रिलियंट, बहुत शाइनी आपको दिखता है डायमंड इसीलिए। फिर इसके कुछ MCQs है। सबसे पहले देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, कहाँ से जाती है, रेयरर से डेंसर जाती है, या लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडिया इक्वल। तो अभी हमने पढ़ा कि लाइट शुड गो, ये कंडीशन में ही आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। Which of the following devices work based on total internal reflection? कौन सा इनमें से काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे? तो मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑप्टिकल फाइबर, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो अभी हमने देखा एप्लीकेशन जो सबसे अच्छी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो है ऑप्टिकल फाइबर, जिनको टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन या सिग्नल या मैसेज पहुंचाने के लिए विदाउट एनी लॉस। फिर तीसरा है द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, क्या होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द हाइएस्ट क्रिटिकल एंगल इन ग्लास, कौन से कलर का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा ग्लास में? तो जिसका आपको मालूम है क्रिटिकल एंगल 1/sin
सी होता है। तो ये होता है क्रिटिकल एंगल और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कौन से कलर के लिए सबसे छोटा है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए होगा उसी के लिए तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए सबसे कम होता है, कौन से कलर के लिए, रेड कलर के लिए, मतलब इसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा है। क्यों इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था जब डिस्पर्शन की बात करी थी, डिस्पर्स सबसे कम रेड कलर करता है, रेड कलर सबसे कम करता है, इसीलिए इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, क्रिटिकल एंगल इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही था आपका। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इनकी पीडीएफ, अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।